अरे बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इसका ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल है। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। हमने पढ़ा था 16 महाजनपद हमने पढ़ लिए, 16 महाजनपदों की हमने राजधानी भी पढ़ ली। हमने ये भी पढ़ा कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। तो अब ये पढ़ेंगे कि मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। देखो, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था, पढ़ चुके हैं हम। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। वह अनेक कारणों से महाशक्तिशाली बना। देखो क्या कारण थे। देखो, सबसे पहला, ये ऊपर एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसमें एक दो और जोड़ना है, ये बाद में लिख लेना। बना इसके निम्न कारण थे। सबसे पहले यही पढ़ लीजिए, 5वें नंबर का ही, इसे पहला लिख लेना। इसकी सीमा में खनिज संपदा विशेषकर लोहे की खानें थी। देखो 20 वो नंबर है, पेज नंबर उसे मत जाओ। इसकी सीमा में खनिज संपदा थी। वो देखो, मगध जो है, मगध ये छोटा नागपुर का जो हमारा पठार पड़ता है, बिहार का जो बेल्ट है, ये उसी की सारी सीमा के अंतर्गत आता था। और इसमें लोहे की ज़्यादातर खानें थी, खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में थी। इसने भी इसे शक्तिशाली बनाने में मदद की है, क्योंकि लोहे की हथियार बनाने में, सैन्य उपकरणों में विशेष आवश्यकता होती थी। सबसे पहले पे आ जाओ। मगध तीन ओर से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ था। देखो, सबसे बड़ा कारण ये था कि तीन तरफ मगध के पहाड़ियाँ थी। तीन तरफ अगर पहाड़ियाँ होगी तो सिर्फ एक तरफ से देख रेख करनी पड़ेगी, उसे एक तरफ से आक्रमणकारियों को झेलना पड़ेगा, जो सुरक्षित पहाड़ियाँ थी। तो ये पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, मगध के माध्यम से जीवनदायिनी गंगा व सोन नदी बहती थी। अब पटना जो पड़ती है, पाटलिपुत्र पटना, वो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। वहीं गंगा और सोन नदी का उसके आसपास ही संगम हुआ है। तो एक तरफ से गंगा थी और एक तरफ से सोन, तो नदी थी, पानी प्रचुर मात्रा में था, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो खेती बहुत अच्छी होती थी। इसने भी मगध को शक्तिशाली बनाने में मदद की है। तीसरा, मगध के जो राजा थे वो शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। देखो, मगध के सारे राजा बेहतरीन हुए हैं, शक्तिशाली थे और महत्वाकांक्षी थे, इन्होंने मदद की है। चौथा क्या है, इसकी सीमा से में अपनी कूटनीतिक और व्यावहारिक संबंधों से शक्तिशाली बनाया। देखो, इसकी सीमा के आसपास जितने भी प्रदेश लगे हुए थे, इनके राजाओं ने कूटनीतिक संबंध स्थापित करे उनसे, और वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे इसे शक्तिशाली बनाने में मदद मिली। इसके अलावा ये लिख देंगे फिर खनिज संपदा वाला, और लास्ट में कर देंगे अनेक ऐसी लाभदायक परिस्थितियाँ। इसके अलावा भी लिख देना, इसके अलावा भी अनेक ऐसी लाभदायक स्थितियाँ प्राप्त थी, जिसके कारण मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। 2 नंबर में आता है, 5 में तो नहीं आया। 5 में आया तो वो डिटेल्स में लिख देना सारे के सारे राजाओं के बारे में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक के धम्म के विषय में आप क्या जानते हैं, विवरण दीजिए। 2011 में पूछा गया था। तो बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक के 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। उसने घोषणा की कि वह रणफेरी के स्थान पर, रणफेरी मतलब युद्ध के स्थान पर, धम्म घोष मतलब धर्म का पालन करेगा, वह इसका प्रचार प्रसार करेगा। इस घोषणा के अनुरूप उसने सभी धर्मों को उसका सरल रूप स्थापित किया, जो धम्म कहलाया। अशोक का यह धर्म नैतिक नियम है। वास्तव में ये धम्म है क्या, नैतिक नियम है, किसे क्या पालन करना है, जो उसने प्रजा में प्रसारित किए। इसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों के प्रति उदारता, सेवक व दासों के प्रति उदार व्यवहार व दूसरे धर्मों का आदर सम्मिलित है। देखो, सारा कुछ जो इजीली हो सकता था वो इसने किया। उसने धर्म को प्रसारित करने के लिए बौद्ध संगति बुलाई। देखो, हमने पढ़ा था, आगे बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे कि 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, जो अशोक के कार्यकाल में ही हुए थे। तो तृतीय बौद्ध संगति बुलाई थी उसने, और अपने धर्म प्रचारक विदेशों में भेजे। देखो, उसने अपनी बेटी को और बेटे को भी धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अतः कहा जा सकता है कि अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार व सरल मानवतावादी स्वरूप है। बस इतना ही करेंगे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा अलग से। फिलहाल के लिए धन्यवाद।